Let me start the class. So today we'll start with human resource planning. Now as such human resource planning हमें पता है काफ़ी important concept है in the entire scenario. आज की डेट में आप देखो जितने भी organizations हैं they are much more concerned and focused about their human resources. तो एक बार जस्ट ब्रीफ में बता दूं ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब इट इज़ द सम ऑफ all the employees in an organization. Now only considering the summation of all the employees does not mean human resources. Summation of all the employees along with their skills, expertise, experiences and their some drawbacks, their weaknesses, all are there. तो जब मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रही हूँ तो मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स, एक्सपर्टीज, उनके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, एवरीथिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात जब हम करते हैं तो इट्स अ वेरी ब्रॉड एरिया एंड वेरी कंसर्न्ड एरिया. आज के डेट में ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना. वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग? क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या हो गई है अभी के डेट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है दे कैन नॉट कम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. क्योंकि प्रोडक्ट इमिटेट होना इट्स वेरी इजी. बहुत आसानी से तुम मेरे प्रोडक्ट कॉपी कर सकती हो. कोई और नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई वो मेरे से भी कोई अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ गया तो प्रोडक्ट बहुत जल्दी ऑब्सोलेट हो रहे हैं. टेक्नोलॉजी रोज अपग्रेडेड आ रही है तो इस केस में मैं कॉम्पीट नहीं कर सकती. On the other hand we can compete on relationship basis, we can compete on our loyal customer basis. अब loyal customer एक कंपनी के पास कैसे बनेगा? डेफिनेटली लॉयल कस्टमर होने के लिए आपके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ होना चाहिए. देखो ये ना रिलेटेड है, काफ़ी रिलेटेड है. मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, लाइक मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ TCS का. TCS एज अ ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं एज अ गुड एम्प्लॉयर ब्रांड. वो एज एन एम्प्लॉयर ब्रांड काफ़ी अच्छा है. अब कैलकाटा में TCS के एम्प्लॉयज़ भी बहुत अच्छा नहीं बोलते क्योंकि कैलकाटा में सबकी सैलरी बेचारों की कम होती है. बट अदरवाइज TCS का एज एन एम्प्लॉयर ब्रांड काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी सिक्योरिटी देते हैं. फाइन. तो इसके लिए क्या होता है उनके एम्प्लॉयज़ आर वेरी हैप्पी. पीपल आर विलिंग टू ज्वाइन टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज लीविंग देयर गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट जॉब का रिप्लेसमेंट अगर बोलते हैं ना तो बोलते हैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जॉब. ऐसा भी है, ऐसा है उनका एम्प्लॉयर ब्रांड. तो TCS अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत खुश रखता है. तो नॉर्मल सी बात है TCS के एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो एम्प्लॉयज़ किसको सर्व कर रहे हैं? टू द मार्केट. मार्केट मीन्स द कस्टमर्स. तो सीधी सी बात है अगर ये एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो ऑन द अदर वे द मार्केट और द कस्टमर्स वो उनको खुश रखेंगे. ये तो रिलेटेड है ना, सीधा सा रिलेशन है. मैं अगर इनको खुश रख रही हूँ ऑन दी अदर हैंड ये मेरे कस्टमर को खुश रखेगा और कस्टमर खुश रहेगा मतलब कस्टमर रिटेंशन रहेगा और कस्टमर रिटेंशन मतलब टाटा का ब्रांड डेफिनेटली ग्रो करेगा. अच्छा, मैं टाटा का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, ना ही उसकी एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, सो डोंट टेक इट दैट वे. मैं जस्ट एग्जाम्पल दी आप लोगों को. ओके. तो मैं ऐसा नहीं है कि TCS को फेवर कर रही हूँ और इन्फोसिस को नहीं कर रही या ITC को नहीं कर रही, ऐसा नहीं. सब अच्छे अच्छे एम्प्लॉयर ब्रांड हैं. तो मैं जस्ट रिलेशन समझा रही हूँ कि एक कंपनी जैसे एक अच्छा एम्प्लॉयर ब्रांड बनाता है, अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखता है तो एम्प्लॉयज़ उनके कस्टमर्स को खुश रखते हैं और कस्टमर खुश तो सारी चीज़ें खुश हैं. तो देयर वाई वी कैन से अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे ध्यान दें, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को खुश रखें, उनकी प्लानिंग करें कि भाई अब यहाँ पे जब HRP का बात करते हैं ना, हम नॉर्मली टर्म यूज़ करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो प्लानिंग कर रहे हैं मतलब ओवरऑल अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग कर रहे हैं. दिस वे वी गो अहेड. ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयज़ को खुश रखने की प्लानिंग करें. इट इज़ ऑल द वे अराउंड अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी बिकॉज वॉट एवर वी आर प्रिपेयरिंग. देखो ये तो सीधा सा बात है, मेरी जो स्ट्रैटेजीज है ये मेरे टॉप लेवल पे एक स्ट्रैटेजी बनी. डेफिनेटली ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो बन रही है टॉप लेवल पे ये हो गई मेरी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. फाइन. कैसे कंपनीज मूव करेगी, कंपनीज ग्रो करेगी, कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, लॉन्ग टर्म जितने प्लानिंग्स है वो हो गए आपके कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में. ना कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी फिर वो नीचे आती है जिसमें हम आ जाते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी पे. फाइन. अब बिजनेस लेवल में स्ट्रैटेजी बनेगी. अब बिजनेस के बाद आ जाता है फंक्शनल लेवल या यूनिट लेवल, बिल्कुल कोर लेवल जो जहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन लेवल पे जहाँ पर होती है. तो अब सीधी सी बात ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रैटेजी टॉप टू डाउन आ रही है, कॉर्पोरेट से बिजनेस लेवल में आ गई.
जैसे ये हो गया मेरा हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से मेरा बिजनेसेस में आ गए, मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, वहाँ पे आ गए, तो हो गया मेरा बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। अब बिजनेस से आ जाएगा मेरा फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल मतलब ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हाउ विल दे फंक्शन। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी आपकी बनी हेड ऑफिस में, हमारा हेड ऑफिस है मे बी मुंबई में, हमारा हेड ऑफिस है। अब बिजनेस लेवल में आ गया, बिजनेस लेवल पे अब मेरा ब्रांचेस हैं कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, सॉरी ठीक है, ऐसे तो 3-4 जगह पर, और बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, पटना हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ऐसे 5-6 जगह पर मेरे ब्रांचेस हैं। फाइन। अब वहाँ से मेरे बिजनेस लेवल पे आ गए। अब फंक्शनल लेवल की जब मैं बात करूँ तो कोलकाता के ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, फिर दिल्ली के इंडिविजुअल जो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, वहाँ पे चले जाओ अंदर अंदर। तो ये मैं जस्ट समझाने के लिए आप लोग को बता रही हूँ कि कैसे स्ट्रैटेजीज काम करती है। अब मुंबई से जब एक स्ट्रैटेजी बन के आती है, नॉर्मल सी बात है, मुंबई से जो हेड ऑफिस से स्ट्रैटेजी बन के आई वो कोलकाता डिपार्टमेंट के पास गई, दिल्ली के पास गई, बैंगलोर के पास गई, देन चेन्नई, पटना, भुवनेश्वर, सबके पास गई, सारे डिपार्टमेंट्स के पास गई। तो ये जो मेरी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है, इट मूव टू ऑल द बिजनेसेस, ये मेरा बिजनेस लेवल हो गया। जो मेरे डिफरेंट यूनिट्स हैं वो मेरा बिजनेस लेवल हो गया। अब बिजनेस लेवल में जो एक एक फंक्शन है, लाइक कोलकाता डिपार्टमेंट में भी तो बहुत सारे फंक्शंस होंगे, एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, एंड रिसर्च है, प्रोडक्शन है, सो मेनी डिपार्टमेंट्स। वैसे ही मुंबई, दिल्ली के भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए। तो वो ईच एंड एवरी जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हो गए वो ऐसे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हो गए। तो इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जो आएगा, जो ब्रेन हमारा जो बोलता है ना, ये जो स्ट्रैटेजी है, जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, जो हेड ऑफिस की स्ट्रैटेजी है, अल्टीमेटली वो फुलफिल शायद यहाँ आकर होगी, छोटे से एक डिपार्टमेंट से यहाँ से आ रही है, ऐसे ऐसे इतने सारे लोगों से क्रॉस करते हुए फुलफिल यहाँ पे होगी। देखो मैं एक ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दे रही हूँ। आपका ब्रेन जब जो बोलता है कि ये हाथ हिलाओ और पानी पियो, प्यास लगी पानी पियो ग्लास उठा के, काम कौन करता है? ये हाथ जाएगा और हाथ ग्लास उठाएगा, पाँव जाएगा, हाथ से ग्लास उठेगा और आप पानी पियोगे। तो अल्टीमेटली ब्रेन इज कमांडिंग। तो आपका कॉर्पोरेट जो है वो आपको बता रहा है क्या करना है, बट हाथ पाँव विल सिंक अकॉर्डिंग टू द ब्रेन। तो वैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की जो स्ट्रैटेजीज बनेगी, इट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, या मैं ओवरऑल जो कंपनी की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी होगी उसके हिसाब से अपने ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? व्हाट? अनम्यूट करके बताओ, मुझे नहीं सुना इधर आप लोग क्या। हाँ। बनेगी ना? तो इट्स नहीं इट इज मैम। सिंपली कि आपका जैसे ब्रेन काम करेगा वैसे ही आपका यहाँ पर भी है कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का जो ब्रॉडर लेवल जो भी गोल्स होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, उसके हिसाब से हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बनेगी। ठीक है, इसको आज के डेट में हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब मैं आ जाती हूँ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब अपने ह्यूमन रिसोर्स को लेकर प्लान कर रहे हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, एक बार मैं एग्जांपल तुमको दे रही हूँ, बेसिक एग्जांपल, आप एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखो। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब भी आप करने जाओगे ना, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप ले लो, और वो सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी प्रोफाइल हैं ना इस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ये देखो, ये एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम। कोई एक ब्लॉक है, विंग एज ब्लॉक, ओके, ये एक देखो दिख रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। फाइन, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिखा ही हुआ है, ये हमारा बिजनेस प्रोसेस है। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड द थर्ड लेवल, वॉट एवर डिपार्टमेंट्स आर देयर। मैं यहाँ जस्ट समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर में जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी जॉब हैं, देखो जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, हर एक मैंने हर एक जो डेजिग्नेशन है, देखो अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पहले समझो क्या बता रहा है। यहाँ पर ये सीईओ का डेजिग्नेशन है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक बंदा है सीईओ,
जिसकी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अकाउंटेबिलिटी है, अथॉरिटी है, एवरीथिंग इज़ देयर। ये सीईओ के पास तो ये सारी चीज़ें हैं ना, उसकी जॉब अकाउंटेबिलिटी है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज हर एक जो डेजिग्नेशन है वो हर एक डेजिग्नेशन ही सारी चीज़ें देखो, जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने जाओगे तो यू नीड टू स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कैसे समझोगे? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब हर एक डेजिग्नेशन को आप पकड़ोगे एक एक करके। अब हर एक डेजिग्नेशन क्या बता रहा है? हर एक डेजिग्नेशन उस मैंने स्पेसिफिक प्रोफाइल का रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, हर एक चीज़ देखो इससे रिलेटेड है। क्योंकि ये जो सीईओ है, ये सीईओ की जिम्मेदारी क्या है? ये पूरे डिपार्टमेंट को संभालना। फाइन, सीईओ अथॉरिटी है, वो इन लोग से डिमांड कर सकता है काम कि डिपार्टमेंट 1 उसको काम कंप्लीट करके दे, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 इसको काम कंप्लीट करके दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सीईओ की, इन लोग से काम निकलवाए, राइट। कम्युनिकेशन पैटर्न भी हमें पता है कि सीईओ विल डायरेक्ट ऑर्डर टू डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एंड 3, राइट। अब ये जो बंदा यहाँ पर है जॉब 1 कर रहा है, उसको पता होना चाहिए उसको उसका बॉस कौन है, वो किसको कम्युनिकेट करेगा। यहाँ पे काम नहीं होगा तो वो ऊपर जाएगा कम्युनिकेट करने। ये जॉब 1 वाला जॉब 2 को अपने रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा, ना ही छुट्टी के लिए पूछेगा। तो ये क्यों समझा रही हूँ मैं? क्योंकि जब भी आप एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हो ना, तो किसी भी कंपनी में कर रहे हो तो उसका सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर निकालो। स्ट्रक्चर अब पहले तो ये अपडेटेड होना चाहिए, जिस भी कंपनी का है तो ये अपडेटेड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप जब आंसर लिखोगे भी ना तो यू शुड एक्सप्लेन विद एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, एक ड्रॉ करके आपको समझाना चाहिए। क्योंकि जब भी अपनी प्लानिंग स्टार्ट होती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इट स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फर्स्ट। अगर एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन अपडेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो मुझे पता है भाई कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, हज़ारों हज़ारों लोग रहते हैं। तो जब इतने सारे लोग रहेंगे तो मेरा काम क्या है कि हर एक ये जो हर एक प्रोफाइल है, वेदर ऑल द पीपल सिटिंग एट दिस लेवल आर वर्किंग एट देयर फुल कैपेसिटी और नॉट, आर वर्किंग एज पर द डिजायर्ड competencies required or the desired target they are fulfilling this or not, उनके टारगेट्स वो फुलफिल कर रहे कि नहीं, मुझे वो देखना है ना। तो आप एज एन HR आपको सबसे पहली चीज़ होगी कि आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर निकालो, अपडेटेड है या नहीं। उसके बाद क्या करोगे कि जितने भी पोजीशंस हैं उस पोजीशन में लोग हैं या नहीं, पहले हम वो देखेंगे कि सब जगह पर लोग हैं या नहीं। उसके बाद वेदर दे आर सूटेबल फॉर दिस प्रोफाइल और नहीं, ये भी हमको देखना है कि ये जो लोग यहाँ बैठा है, ये जॉब 1 वाला बंदा, ये सूटेबल है या नहीं यहाँ के लिए, वो देखना है। ये वाला बंदा जो यहाँ बैठा है, ये यहाँ के लिए सूटेबल है या नहीं, वो देखना है। वो भी तो मैच करना पड़ेगा ना अलॉन्ग विद दिस कॉम्पिटेंसीज, वो भी तो हमको चेक करना पड़ेगा। करेगा नहीं करेगा, वो भी पड़ेगा ना मुझे, हाँ। राइट। अब ऐसा नहीं कि जॉब 2 में जो बैठा है एक्चुअली ही इज नॉट एलिजिबल फॉर जॉब 2, मे बी ही इज सूटेबल फॉर डिपार्टमेंट 1, ये अपने मैनेजर के प्रोफाइल में जाने लायक हो गया और ये यहीं पे 10 साल से बैठा हुआ है। तो फिर क्या होगा अगर मैं उसके लिए कुछ नहीं करूं एज एन HR, तो ही विल लीव द जॉब, हाँ। है ना, वो चला जाएगा छोड़ हाँ। के। अब यहाँ पर जो मैनेजर है वो यहाँ के लायक ही नहीं है, वो काम ही नहीं करता, कामचोर है, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। कभी कभार देखा गया कि ये वाला जो जॉब 3 का रोल है वो खाली है, ये डिपार्टमेंट, ये डेजिग्नेशन खाली है, बहुत दिनों से खाली पड़ी है। तो अगर ये डेजिग्नेशन खाली पड़ी है, इसका मतलब ये डिपार्टमेंट में इम्पैक्ट हो रहा है इसका, यहाँ पे काम में तो फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, आएगी तो, पर ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू चली जा रही है। तो जब आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट करते हो ना, इट स्टार्ट्स विथ अंडरस्टैंडिंग। मतलब मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ, आप सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का अपडेटेड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट लो, स्ट्रक्चर लो, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर लेने के बाद आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी लेनी है। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, मैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा रही हूँ, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को समझो तो बाद में आप लोग के लिए बहुत ईजी रहेगा। जब भी आप HR में पढ़ो, काम करो, वट एवर यू डू। ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से बनता है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट। बिकॉज स्ट्रक्चर विल फिट
द राइट पीपल विथ राइट जॉब। स्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए कि वहाँ पर स्ट्रक्चर में राइट पीपल एंड राइट जॉब दोनों चीज इम्पोर्टेंट है ना। फाइन। अभी मेरा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होगा? मेरी प्लानिंग होगी, फर्स्ट मुझे चेक करना है मेरा स्ट्रक्चर जो है वेदर इट इज़ इन ट्यून विद द स्ट्रैटेजी और नॉट। पहले मैं ये चेक करूँगी। अब अगर मेरा स्ट्रक्चर इज ट्यून विद स्ट्रैटेजी तो मैं स्ट्रक्चर को चेक करूँगी वेदर देयर इज अ राइट फिट ऑफ पीपल और नॉट। पहले राइट फिट, फिर गैप एनालिसिस देखूंगी कहाँ पर क्या गैप है। हो सकता है कहीं पर लोग ही नहीं है, राइट फिट तो छोड़ो, वहाँ लोग ही नहीं है, फिट ही नहीं है। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि लोग ही नहीं है। राइट फिट का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि बहुत सारी जगह पर गलत लोग होते हैं। अब ये राइट फिट वाला चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारी चीज़ इसमें समझने को है। क्योंकि क्या होता है, ये जो फिट है, फिट बिटवीन वॉट जो मैं बता रही हूँ ना, राइट फिट। राइट फिट में मैं क्या बता रही हूँ, जॉब जिसमें हो गया आपका पोजीशन, जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया है ना, एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस, या हम बोल सकते हैं जो एक्सपर्टीज़ या स्किल्स की बात हो रही है वो हो गया आपका स्पेसिफिकेशन। इस चीज़ को अच्छे से समझो। मैं एक पोजीशन की बात कर रही हूँ, मैं ये प्रोफाइल की बात कर रही हूँ। फिट मतलब क्या, राइट फिट मतलब क्या बता रही हूँ, राइट फिट मतलब फिट बिटवीन पीपल एंड हिज जॉब। पीपल क्या हो गया, पीपल विथ हिज एक्सपीरियंस इन एक्सपर्टीज, हिज कैरेक्टरिस्टिक, ये सारा हो गया वो पीपल का डायमेंशन में ये आ गया कि जो आदमी को जिस काम के लिए रखा गया है वेदर ही इज राइट फिट फॉर दैट और नॉट। मुझे ये चेक करना है एज एन एचआर मेरा काम क्या होगा। आप जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हो तो प्रैक्टिकली सोचना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना है कि मेरे जो बंदे हैं whether they are happy with what they are doing or not, whether they are suitable for what they are doing or not, isn't it? तो मुझे राइट फिट देखना है ना कि जो बंदा उस काम को कर रहा है वो काम उसके लिए सूटेबल है या नहीं, है या नहीं, समझना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। तो ओके, अब इसमें कुछ और चीज़ें भी आ गई। क्या चीज़ आ गई देखो, इसमें मुझे देखना पड़ेगा उसका जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब पोजीशन। जो जॉब पोजीशन है वो जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंगली जॉब डिस्क्रिप्शन बना हुआ है, तो वो देखना है हमको। इसको भी रेगुलरली अपडेट करना होता है, क्योंकि आप देख लो आज से 5 साल या 10 साल पहले जो टीचर्स होते थे उनकी जो जॉब पोजीशन या डिस्क्रिप्शन होती थी, उनकी जो स्पेसिफिकेशंस होती थी, जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स द लिस्ट ऑफ टास्क दैट वी आर सपोज टू डू, एंड स्पेसिफिकेशन मीन्स the expertise, the qualities that is needed to perform that job, उसको बोलते हैं specification. Description, the task, क्या क्या काम आपको करना है, फाइन। एंड स्पेसिफिकेशंस मतलब जो आपका क्वालिफिकेशन लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, वो हो गया आपका स्पेसिफिकेशन, फाइन। अब देखो एक आदमी, इट इज़ पॉसिबल, ये भी होता है, ठीक है, एक आदमी 10 साल से एक पोजीशन में है। अब क्योंकि ये आदमी 10 साल से ना वही पोजीशन में है, तो वो क्या करता है अपने हिसाब से उस जॉब को ढाल लेता है। तो जॉब डेजिग्नेशन और डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन सब अपने जैसा दिखने लगता है। जैसे डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रही हूँ। कलकत्ता में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, दोज आर ICSE schools, CPSE schools, meant to be taught in that ICSE pattern and CBSE pattern, but they are still teaching in West Bengal pattern. वो सारे स्कूल्स क्या करते हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो ट्रेडिशनल पैटर्न है पढ़ाने का, जहाँ पे हम बोलते हैं ना लर्न थॉरोली, लर्न बाय हार्ट, ये यहाँ का बंगाली पैटर्न है पढ़ाई का, लर्न बाय हार्ट, बहुत ट्रेडिशनल पैटर्न है। CBSE और ICSE स्कूल्स होके भी वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो क्या हो रहा है, वो सेम पैटर्न में चले जा रहे हैं, बट दे आर रॉन्ग, दे आर रॉन्ग बिकॉज दे हैव एडजस्टेड। वो टीचर्स ने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, हमने ऐसा पढ़ा है, हम ऐसा ही पढ़ाएंगे। बट विद द टाइम्स, विद द करंट टाइम, द रिसेंट टाइम, इतना सब कुछ चेंज हो रहा है, एंड विद द CBSE एंड ICSE करिकुलम जो नहीं चलता है। लोग बच्चों को CBSE और ICSE में क्यों डालते हैं, क्योंकि उनका पैटर्न अलग है पढ़ाई का, वेस्ट बंगाल बोर्ड का अलग है, थोड़ा अलग है ना।
तो वही पैटर्न में अगर पढ़ा रहे तो क्या होगा, वो अपने हिसाब से जॉब पोजीशन को, जॉब डिस्क्रिप्शन को एंड जॉब स्पेसिफिकेशन को मॉडिफाई कर लिए हैं, विच इज रॉन्ग, गलत है वो। लेकिन अब जो ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे जो एचआर का बंदा है, वो क्या सोच रहा है कि भाई ऐसे ही टीचर्स तो यहाँ पे सक्सेसफुल हैं। तो सपोज वो एचआर का बंदा जिसको रिक्रूटमेंट करना है, वो क्या देख रहा है कि ऐसा टीचर है, ऐसा टीचर है जो अच्छे से याद करा सकता है, अच्छे से नोट दे सकता है। तो अभी वो टीचर जब रिटायर होगा, सपोज मिस्टर एक्स रिटायर होगा, तो ये क्या करेगा, सिंपली मिस्टर एक्स का सब्सटीट्यूट एक मिस्टर वाई ले आएगा, क्योंकि मिस्टर एक्स को वो 10 साल से देख रहा है, बिकॉज दिस एच आर इज एक्चुअली सीइंग मिस्टर एक्स वर्किंग इन दिस प्रोफाइल फॉर 10 years। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ पे राइट फिट था ही नहीं, फिर से नया किसी को लाया गया मिस्टर वाई, वो भी राइट फिट नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल मिस्टर एक्स जैसा उठा के ले आया। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्लानिंग कर रहे हो, आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। समझ आया कि ऊपर ऊपर से गया? समझ आया। कितना समझ में आया? तो कितना? कितना? अमृता मैम, हाँ, हो गया। हम ये जो आपने प्रॉब्लम 2 दिया इसमें यहाँ तो थोड़ा कंफ्यूजन है। बताइए कहाँ कंफ्यूजन है आपको, कहाँ कंफ्यूजन है, बोलो। मैम ये मतलब मटेरियल ये जो दे रखा है उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। एक यूनिट, कोई भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसमें मटेरियल हम्म। ए बी और सी, 3 प्रोडक्ट। रुको एक मिनट, मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।